वेलकम टू लॉ ज्ञान भारत चैनल। आज हम लिमिटेशंस एक्ट 1963 के बारे में बात करेंगे। पहले तो ये जान लेते हैं ये लिमिटेशन एक्ट का 1963 का पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है। ये एक्ट जो बना इसका बेसिक लॉजिक क्या है। देखिए नाम है इसका लिमिटेशंस, मतलब लिमिट। हर चीज़ का कोई लिमिट होता है, इसलिए जब भी हम लोग कोई भी शूट हो या फिर अपील हो या फिर एप्लीकेशन हो, एक जो भी लीगल आपका जो भी केसेस होते हैं उसमें आप सूट फाइल करते हो। अगर सूट में आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तो फिर सूट के अगेंस्ट में आप अपील फाइल करते हो। और सूट और अपील में अब इन दोनों के पेंडिंग के बीच में कुछ भी आप एप्लीकेशंस दे सकते हो। सो एप्लीकेशंस क्या होता है? फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अगर सूट अगर ख़त्म हो गया तो फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो डिक्री बनता है वो डिक्री ऑर्डर का हम CPC में बात करेंगे। डिक्री क्या है, ऑर्डर क्या है। तो ये जो एप्लीकेशन हो एग्जीक्यूशन फॉर डिक्री के लिए हो सकता है या फिर अदर देन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन डिक्री। जैसे कोई भी आप फॉर्मर पॉपर्टीज का एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, मतलब इंडिजिन पर्सन कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है, या फिर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर सेटिंग ए डिक्री। मतलब डिक्री अगर आपका पास हो गया और बिना आपको सुने जो एक्सपर्टी डिक्री पास हो जाते हैं तो उसके लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि वो एक्सपर्टी डिक्री को खारिज किया जाए या फिर सेट असाइड किया जाए। और इन अदर कोई भी एप्लीकेशंस आप दे सकते हैं, जैसे मिसलेनियस एप्लीकेशंस भी आप दे सकते हैं। तो पर्पस क्या है? देखिए लिमिटेशंस एक्ट 1963 वर्ड है इसका क्या है? लिमिट। क्या है वर्ड? लिमिट। क्या चीज़ का लिमिट देने के लिए? देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी अगर प्रॉब्लम अराइज होता है या फिर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, हर चीज़ का एक लिमिट होना चाहिए, है कि नहीं। सपोज़ आपका और किसी एक के साथ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट आज अराइज हुआ, तो अगर अराइज हुआ तो आपका ड्यूटी ये बनता है कि अगर आपका राइट वायलेशन हुआ है तब इमीडिएटली उसके रेमेडी के लिए आप कोर्ट के पास जाओ। मतलब आपका जो भी लीगल रेमेडी है वो इमीडिएटली आप एक्ट करो। ये ऐसा नहीं है कि आप एक बार डिस्प्यूट अराइज हुआ आप चुपचाप बैठ गए, मतलब आप अपना जो अधिकार है वो आप अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं हो। अगर आपका अधिकार आप नहीं लड़ोगे तो आपका अधिकार चला जाएगा। एग्जाम्पल आपका एक प्रॉपर्टी है जिस पे कोई और आपका प्रॉपर्टी को बोल रहा है कि वो उसका, मतलब एक सपोज़ ये आपका एक घर है, ये घर मेरा घर है। सपोज़ आप बोल रहे हो कि ये घर आपका है, ठीक है ना। तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपके अगेंस्ट में केस फाइल करूं कि ये जो प्रॉपर्टी डिक्लेरेशंस के लिए कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरा प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी जो क्लेम करने का जो सपोज़ मैं सूट फाइल करूँगा तो सूट फाइल करने का कुछ टाइम लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज डिस्प्यूट अराइज हुआ और 50 साल बाद में फाइल करूँगा। उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये है कि अगर टाइम लिमिट में आप केस फाइल नहीं करते हो तो जो आपका अधिकार है वो अधिकार चला जाएगा। इसका एक लैटिन मैक्सिम है, ये बोलता है कि विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मिएंटिबस जीवरा सब वेनियंट। इसका मतलब लॉ असिस्ट दोज हु आर विजिलेंट एंड नॉट दोज हु स्लीप ओवर देयर राइट्स। विजिलेंट मतलब चौकन्ना रहना, हु स्लीप ओवर देयर राइट्स। सपोज़ ये जो मैंने घर का मैंने एग्जांपल दिया तो ये आपका अधिकार है। अगर ये अधिकार के ऊपर आप चौकन्ना नहीं रहोगे, चुपचाप बैठ गए, स्लीप ओवर देयर राइट्स ये बोल रहा है कि सपोज़ ये मेरा अधिकार है, आपने क्लेम किया, मैंने ये अधिकार को मेरी क्या ड्यूटी है? मेरी ड्यूटी ये है कि मैं आपके अगेंस्ट में केस करूँ। क्या केस करूँ? कि ये घर मेरा है, आप जो क्लेम कर रहे हो ये आप ज़बरदस्ती क्लेम करो, ये क्लेम आपका गलत है। ये मेरा ड्यूटी है कि मैं आप कोर्ट में केस फाइल करूँ। अगर मैं केस नहीं फाइल करता हूँ तो वो लॉ आपको असिस्ट नहीं करेगा। तो लिमिटेशंस एक्ट का जो पर्पज़ है, ये एक पर्पज़ मतलब बेसिक जो ऑब्जेक्ट है ये नंबर 1 एक है। नंबर 2 है इंटरेस्ट रिपब्लिक के अट सिट फिनिश लिटियम। इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट शुड बी एन एंड टू लिटिगेशंस। कैसे? आप बोलोगे ये दोनों ऑब्जेक्ट कैसे फुलफिल होता है? देखिए पहले ये बोल दिया कि अगर आपके राइट के लिए आप अपने अधिकार के लिए विजिलेंट हो तो ही आपको लॉ आपको असिस्ट करेगा। अगर आप अपने राइट्स के लिए सो रहे हो तो लॉ को आपको असिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए लिमिटेशंस एक्ट ने दे दिया कि लिमिटेशन एक्ट का बेसिक क्या है? बेसिक क्या है? ये टाइम देता है। लिमिटेशन एक्ट जो है वो सूट फाइल करने के लिए या फिर अपील फाइल करने के लिए या फिर आप कोई भी एप्लीकेशंस फाइल करने के लिए कुछ टाइम लिमिट दिया जाता है। टाइम कहाँ पे दिया गया ना? आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 137। ये आपके कहाँ पे है? आप लिमिटेशंस एक्ट 1963 में बेयर एक्ट देखोगे, बेयर एक्ट में एंड में आपका सारा जो भी है सूट फाइल करने के लिए, एप्लीकेशंस फाइल करने के लिए या फिर अपील फाइल करने के लिए सारा टाइम लिमिट दिया गया। उसी टाइम लिमिट के अंदर ही आपको जो भी लीगल रेमेडी आपका है वो रेमेडी आपको लेना है। अगर उसके अंदर आप रेमेडी नहीं लेते हो तो आपका अधिकार आपसे चला जाएगा। सपोज़ एग्जाम्पल ये घर आपने कब्जा किया हुआ है,
ठीक है ना। अभी देखिए घर का कब्जा जो है तो ये जो प्रॉपर्टी है आपके पोजीशन में है, बट टाइटल जो घर का जो टाइटल है वो मेरे नाम पे है, बट आपका पोजीशन में है। और आप क्या कर रहे हो, ज़बरदस्ती इस घर को कब्जा करके रखे हो, ठीक है ना। तो उसका टाइम लिमिट क्या है, उसका टाइम लिमिट है 12 साल। जब 12 साल कब से, फ्रॉम द डेट जब डिस्प्यूट अराइज हुआ। सपोज अब कैसे पता चलेगा कौन से डेट से डिस्प्यूट अराइज हुआ। फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, आपने ये घर को, सपोज ये घर है, ठीक है ना, ये घर है, ये घर को आपने कब्जा करके रखा है और डिस्प्यूट अराइज किया हुआ 1/1/2024। 1/1/2024 से आपने मुझे बता दिया कि चलिए ये घर मेरा है और ये मैं घर छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो 1/1/2024 से 12 साल के अंदर, टाइम लिमिट क्या है 12 साल, मतलब 1/1/36, ठीक है ना। 12 साल के अंदर मुझे केस फाइल करना है, क्या, अपने घर के पोजीशन के लिए। अगर मैं फाइल नहीं करता हूँ तो ये पोजीशन जो लीगल रेमेडी है मैं आपके अगेंस्ट में और उसके बाद नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि लॉजिक यही तो बोलता है कि लॉ असिस्ट दोज हु आर विजिलेंट। मुझे 12 साल के अंदर ये केस फाइल करना था, मुझे प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने के लिए मुझे केस फाइल करना था, बट मैंने सो गया तो मैं विजिलेंट चौकन्ना नहीं रहा, तो लॉ असिस्ट नहीं, लॉ किसको असिस्ट करेगा, जो विजिलेंट है, जो चौकन है, लॉ उनको असिस्ट करेगा, नॉट दोज हु स्लीप ओवर द राइट्स। अगर 12 साल के अंदर मैंने केस फाइल नहीं किया, मैं चुपचाप बैठ गया, चुपचाप सो गया, तो लॉ असिस्ट नहीं कर सकता। तो लिमिटेशंस एक्ट यही बोलता है कि आप लिमिटेशंस पीरियड के अंदर, जो भी पीरियड है लिमिटेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन, उसके अंदर आपको जो लीगल रेमेडी है वो लीगल रेमेडी आपको लेना है। और ये बोलता है कि इंटरेस्ट रिपब्लिक, इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस। देखिए ये बोलता है कि दैट शुड बी एन एंड टू लिटिगेशंस। जो स्टेट है, जो भी देश है या फिर जो राज्य है, उनका ये रहता है कि इंटरेस्ट रहता है कि लिटिगेशंस का वो एंड हो। अगर ये लिमिटेशंस पीरियड सोचिए आप, लिमिटेशन पीरियड नहीं रहेगा। सपोज ये प्रॉपर्टी जो 12 साल के अंदर मुझे केस फाइल करना चाहिए था, मैंने 50 साल के बाद चल कर दिया, तो ये तो ऐसे मतलब नंबर ऑफ़ ईयर्स आपका चलता जाएगा। बट ये अगर लिमिट फिक्स कर दिया तो ऐसे इससे क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, जो नंबर ऑफ केसेस कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, सपोज ये 12 साल के अंदर मैंने ये प्रॉपर्टी रिकवरी के लिए मैंने आपके अगेंस्ट में केस नहीं किया या सूट फाइल नहीं किया, तो बाद में और सूट नहीं फाइल करूँगा, सूट नहीं फाइल कर सकता। क्यों? क्योंकि लिमिटेशंस एक्ट ये बोल रहा है कि आपका जो टाइम लिमिट 12 साल है उसके अंदर ही आपको सूट फाइल करना है, उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो एक तरह से ये हो गया ना, दैट शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। लिटिगेशन एक तो एंड हो गया, क्योंकि एक बार लिटिगेशन खत्म हो गया, आप चुपचाप सो रहे थे, 12 साल आपको टाइम दिया गया। ये लॉजिक, ये जो लैटिन मैक्सिम ये बोल रहा है कि आप विजिलेंट नहीं रहे, चौकन्ना नहीं रहे और सो गए, तो आपका अधिकार तो गया, ये बोल रहा है। और एंड टू लिटिगेशन क्या हुआ, आपने 12 साल के अंदर केस नहीं फाइल किया तो लिटिगेशन और कर नहीं सकते और केस फाइल नहीं कर सकते, इसलिए लिटिगेशन पे के भी एंड हो गया। तो लिमिटेशंस एक्ट सेक्शंस 1 to 32 के अंदर में दिया गया है और आर्टिकल 1 to आर्टिकल 137 में पीरियड ऑफ लिमिटेशंस दिया गया है। सेक्शंस 1 to आपका बेसिक है, मेनली सेक्शन 3 to 27 जो है। अच्छा आप बोलोगे 3 to 27 क्या है, देखिए पीरियड ऑफ लिमिटेशंस बोल दिया, क्या बोल दिया पीरियड ऑफ आर्टिकल 1 से 137, ये बोलता है कि आप देख लीजिए उसमें बैरेक्ट में नीचे पीछे से जो बैरेक्ट में जो एनेक्सर है उसमें आपका आर्टिकल 1 से 37 से इंडिविजुअल, ईच एंड इंडिविजुअल टाइम लिमिट दिया गया है। उसके अंदर आप अगर रेमेडी नहीं लेते हो, लीगल रेमेडी नहीं लेते हो या फिर सूट फाइल नहीं करते हो तो बाद में नहीं कर सकते। पर ये सेक्शन 3 to 27 क्या बोलता है, सेक्शन 3 to 27 बोलता है कि एक्सेप्शंस बोलता है कि ये तो टाइम लिमिट है, आर्टिकल 1 to 137 अंदर टाइम लिमिट तो दिया गया है, बट कुछ केसेस में आपको टाइम लिमिट या तो एक्सटेंड कर दिया जाएगा या फिर टाइम लिमिट आपका पोस्टपोन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। वो हम जब 3 to 27 पढ़ेंगे उसके अंदर में दिया गया कि ये जो पीरियड ऑफ लिमिटेशंस दिया गया है वो आर्टिकल 1 से 137 के बीच में, तो वो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन वो कुछ केसेस में वो सेक्शन 3 to 27 में दिया गया है कि कुछ केसेस में वो जो पीरियड लिमिटेशन दिया गया वो एक्सटेंड हो जाएगा या फिर वो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशंस काउंट नहीं होगा, ठीक है ना, एक्सटेंड हो जाएगा, काउंट नहीं होगा या फिर एक्सक्लूजन होगा पीरियड ऑफ लिमिटेशंस। वो क्या है वो टर्म्स धीरे धीरे समझेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, ये घर वाला एग्जांपल, ये सपोज ये 1/1/2024 से 12 साल के अंदर 1/1/36 मतलब 12 साल हुआ, 24 + 12 1/1/36 के अंदर को आपको घर का रिकवरी ऑफ पोजीशंस के लिए केस फाइल करना था। ये बोल दिया कहाँ पे, आर्टिकल 1 से 137 के अंदर में ये दिया गया। अभी ये सेक्शन 3 to 27 बोल रहा है, उसमें सारा है, उसमें है एक्सक्लूजन ऑफ, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम लिमिट है, जो भी टाइम लिमिट है ये छोड़ दिया जाएगा। कैसे, सपोज़ ये 12 साल यहाँ से काउंट होगा, पर ये 1/1/2024 का क्या हुआ, मैं एक इंसेन पर्सन था, पागल था,
मेरा दिमाग की हालत ठीक नहीं था, ठीक है ना। तो उस टाइम में क्या होगा, जो पीरियड में इंसेन था, ये कहाँ पे है, ये आपका इंसेन जो है वो सेक्शन 6 में है, लीगल डिसेबिलिटी जिसको बोलते हैं। और भी है लीगल डिसेबिलिटी, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम लिमिट, वो सेक्शन 12 to 15 है। बाकी पीरियड ऑफ एक्नॉलेजमेंट है, वो जो एक्सक्लूजन ऑफ टाइम लिमिट वो भी है। वो सब धीरे धीरे बात करेंगे हम लोग दूसरे क्लासेस में। तो ये जो लीगल डिसेबिलिटी, ये सेक्शन 6 में दिया गया है कि जिस पीरियड में आप इंसेन थे या फिर माइनर थे, तो वो जो पीरियड आप माइनर इंसेंट थे वो इस पीरियड के अंदर में काउंट नहीं किया जाएगा। सपोज़ फॉर एग्जांपल आप बोलोगे, सपोज़ 1/1/2024 को मैं पागल था और मैं ठीक हुआ 1/1/2026, ठीक है ना। तो 2026 से फिर 12 साल काउंट होगा और पीरियड ऑफ लिमिटेशंस एंड होगा 1/1/38। समझ गए, ये लीगल डिसेबिलिटी मतलब पीरियड ऑफ लिमिटेशंस, ये आर्टिकल 1 to 137 में दे दिया कि 12 साल जो भी है, सारा है 12 साल है, कुछ 1 साल में 3 साल है, 60 डेज़ है, 30 डेज़ है, वो सब सारा टाइम लिमिट दिया गया। बट सेक्शन 3 to 27 उसका एक्सेप्शन दिया गया कि जो टाइम लिमिट तो दिया गया, बट कुछ केसेस में आपका टाइम लिमिट में एक्सक्लूड हो जाएगा, कुछ केसेस में टाइम लिमिट आपका एक्सटेंड हो जाएगा। ये जैसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया सेक्शन 6 का कि या जो जिस पीरियड में आप इंसेन और माइनर थे वो पीरियड आपका काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। बस बेसिक लिमिटेशंस एक्ट का यही है। बाकी डिटेल्स में हम लोग धीरे धीरे लिमिटेशंस एक्ट का वीडियोस और भी डालेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं और एक बार ये क्लासेस में भी रिपीट कर रहा हूँ, आप लॉ को रट्टा मत मारिए, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। और क्योंकि दिमाग का प्रोसेस ही यही है कि आपको जो दिमाग का जो पावर है, ब्रेन का जो पावर है वो लिमिटेड पावर है, भूलने का उसका प्रोसेस है। रट्टा मारेंगे तो भूलने का प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, बट हाँ उसको समझेंगे, अपने लैंग्वेज में लिखना है आपको एग्ज़ाम में कि जो की पॉइंट्स हैं जो बैरेक्ट में आपको दिया गया ना, कुछ की पॉइंट्स, ऐसा नहीं है कि जो डिट्टो बैरेक्ट है आपको उसको लिखना है, उसको लिखना नहीं है, कुछ की पॉइंट्स है वो की पॉइंट्स आपको डालना है, बट अपनी लैंग्वेज में लिखना है। हमारे क्लासेस चल रहे हैं रेगुलरली, आप चाहें तो जल्दी से जल्दी जब हमारे फ्री क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, और उसमें हम आपको बताएंगे कि जो भी मेंस में, प्रीलिम्स का भी हम लोग आंसर करवाएंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, और मेंस में आपको जो आंसर्स आते हैं कॉन्सेप्ट वाइज या फिर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस बोल दीजिए, या फिर आपका जो बोलते हैं कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है कि व्हाट आर द डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कुछ प्रॉब्लमेटिक है, कुछ केस स्टडी टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका आपको कैसे आंसर करना है, कि कैसे लिखना है और कैसे प्रैक्टिस भी करना है, वो भी हम आपको बताते हैं। जल्द से जल्द हमारे जो भी नंबर आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में, हमारे क्लासेस ज्वाइन कीजिए। और ये वीडियोज़ अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कुछ डाउट है तो फिर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे दूसरे क्लासेस में भी हम लोग डालेंगे, उसमें लिमिटेशंस एक्ट के दूसरे और भी डिटेल्स में डालेंगे। और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो, सो दैट आपको जो भी क्लास हम लोग डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। थैंक यू।